चलिए आज की इस वीडियो में हम मॉडल सेट 5 को कवर करेंगे। तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इफ़ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट द बॉडी हैज़ एक बॉडी क्या नेगेटिवली चार्ज है, तो उस पर जो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्वाज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जब फ्रिक्शन के द्वारा हम सब चार्ज करते हैं, तो क्या होता है कि कोई दो बॉडी के बीच जब रबिंग करते हैं तो एक बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे लूज करता है दूसरा, और दो ही पॉसिबिलिटी आता है कि एक तो लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। अगर वो गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर वो लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये ऑब्वियसली गेन किया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा। बी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ए मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेटेलिक स्फीयर डाल दिया, तो अगला की लाइन क्या कहता है, द लाइन ऑफ फोर्स फ्लोज द पाथ्स शोज इन द फिगर आज। तो इन चार जो पाथ दिया हुआ है उनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये 2 और 3 ऑप्शन, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर से तो सीधे क्रॉस नहीं करेगा, ये ना ही कर्व होके क्रॉस करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 2 तो हो ही नहीं सकता। और 1 और 4 में देखते हैं। 1 में क्या हो रहा, पैरेलल आ रहा और सीधे निकल जा रहा, तो ऐसा तो नहीं होता। किसी भी मेटेलिक सरफेस में आता है तो वो आपका परपेंडिकुलरली इंसर्ट होगा और परपेंडिकुलरली निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर, 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। क्या कहता है, क्यू चार्ज को एक एल लेंथ के क्यूब के अंदर रख दिया गया, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम सब जानते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू टाइम्स ऑफ द 1/ε0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन। जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है तो उस पर किस चीज़ का डिपेंड नहीं करता, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता। देखिए एरिया को आप प्लेट, पहले आप फार्मूला जान लीजिए, A/0/d। ये हर सेट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है इस फार्मूला के बेस्ड। तो इस ये देखिए एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मीडियम बिटवीन द फ्लैट इसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेटल का पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर चलिए चलते हैं। 5 नंबर क्या कहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस उसका कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, सही बात है, ये कभी क्रॉस नहीं करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0। हाँ सही बात है, अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसंट्रेट स्फीयर। ये बात गलत है, क्योंकि देखिए अगर ये पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस तरह से होगा, रेक्टेंगुलर होगा, तो आपका स्फीयर के फॉर्म में नहीं होगा। तो यही वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 3 चार्जेस +3q + q एंड q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन। मतलब डिस्टेंस दो, ये मान लीजिए लाइन है, यहाँ पे आपका कितना +3q दिया हुआ, यहाँ पे मान लीजिए q दिया हुआ मिड पॉइंट, और इसका दूरी समान है, यहाँ पे q रखा है। इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू, इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स उसको क्या करना, 0 करना, द वैल्यू ऑफ क्यू। तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसको इधर रिपल्सन करेगा, तो ओबियसली इसको भी रिपल्सन हो, यानी कि ये भी पॉजिटिव टाइप से चार्ज होगा। इतना बहुत क्लियर है। इस पर जितना फोर्स लगाएगा उस पर इतना तभी लगेगा जब इसका चार्ज का मान इसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, +3q। ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन था, इसको आप मैथमेटिकल भी निकाल सकते हैं। तो उतना निकालने का क्या ज़रूरत है जब आपको डायरेक्ट मिल जा रहा, हल्का सा दिमाग लगाना है। 17 नंबर क्या कहता है।
इफ स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, जब एक स्पेयर है वो बेड कंडक्टर है यानी कि मेटल नहीं है, बेड कंडक्टर है, तो उस पर चार्ज जो दिया गया है प्लस क्यू चार्ज अगर दिया हो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए मेटेलिक सरफेस होता है तो उसके सब चार्ज सरफेस में आ जाता है। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो इसके चार्ज अंदर में भी रहेगा और बाहर में भी। इतना बात आपको क्लियर है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया सरफेस, ये तो गलत है। इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर भी नहीं, और ओनली इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर ही नहीं, ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? ये होता है आपका इन्फिनिटी। ये सब याद रखना है, जैसे वाटर का ये सब का, एयर मीडियम का तो 1 होता है, वाटर का 81 होता है। ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना है। तो आगे चलते हैं 9 नंबर, द चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जूल है, वर्क डन ही तो होता है इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये जो आर्ग है ये आपका सी जी। हाँ तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ ए पॉजिटिवली चार्ज इज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब लोअर से हाई पोटेंशियल एनर्जी जाएगा? तो ऑब्वियसली चार्ज का जो ये होगा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम सब क्या जानते हैं, यू इक्वल टू क्यू भी, और भी इक्वल टू होता है आपका V2 माइनस V1। तो V2 का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि इन हायर पोटेंशियल में जा रहा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगला नंबर चलते हैं 11 नंबर पे। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर इफ ए स्फीयर बिटवीन देम इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ ग्लास। और एयर मीडियम में पहले फोर्स कितना लग रहा था? 4 न्यूटन। अब ग्लास में बीच में ग्लास रख दिया तब क्या होगा फोर्स? देन द न्यू फोर्स ऑब्वियसली घटेगा। तो कितना घटेगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, एफ इक्वल टू कितना हो रहा था आपका? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया? 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। तो ऊपर में फोर्स कितना था? 4, नीचे कितना हो जा रहा? 8, यही वाला है। इसका वैल्यू तो आपका 4 न्यूटन लग रहा, तो 1/2 यानी कि कितना होगा? 0.2 न्यूटन, सॉरी 1/4 0.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज। जो सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है? तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका सोलेनॉइडल है, तो इसके बाहर तो बी का वैल्यू 0 होता है, ये आप सब जानते हैं। और इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो आपका बाहर 0 होता है, और इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो आपका यूनिफॉर्मली होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए चलते हैं 13 नंबर, ऑन ए गोस 1 गोस इज इक्वल टू 1 गोस किसके बराबर होता है? वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या, द एंगल ऑफ डिप एट द पोल एंड इक्वेटोरियल रिस्पेक्टिवली। पोल पर कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है, और इक्वेटोरियल पर 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिला के दे दिया, दोनों पूछ दिया इक्वेटोरियल और पोल पे, और जो सेट 1 और 2 में था वो इंडिविजुअली था आपका। 15 नंबर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सप्लाई आफ्टर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। तो उसका इनिशियल करंट क्या था? स्लाइडली हायर देन इट स्टेडी करंट, हल्का से ज़्यादा था उसके स्टेडी करंट से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जा रहा। 16 नंबर क्या कहता है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और 2 से ज़्यादा रजिस्टर। 1 नंबर क्या कहता था, करंट थ्रू इच रजिस्टर इज सेम। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका, देख लीजिए, मान लीजिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ,
तो इससे होकर जो करंट फ्लो I1 जा रहा, तो ये इधर भी I1, ये I1 पूरा करंट सब रजिस्टर से पार हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द करंट थ्रू इच रजिस्टर इज सेम। अगला चलते हैं। और जो पैरेलल में होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? ए सेल हैविंग एन EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड across a variable external resistance R. As the resistance R is increases, the plot of potential difference V across R is given by। तो अब देखिए ये वाला रिलेशन जानते हैं, V के तुलना बोला है तो V इक्वल टू होता है ER बाई R प्लस R। जब ये R बढ़ते जाएगा तो ये R तो बहुत स्मॉल है, तो ये वाला R से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही शो कर रहा है कि R जब इन्फिनिटी बढ़ जाएगा तो V का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। 80 नंबर क्या कहता है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन। n सेल पैरेलल में क्या होगा? n सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मोर करंट मिलेगा। अगला नंबर 19 नंबर, इन ए वाइट स्टैंड ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज। अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाएगा तब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पर कैसा शो करेगा? तो ये आपका नो चेंज करेगा क्योंकि सेट 1 में ये करवाए हैं। 20 नंबर क्या, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। ये सेम रहता है। 3-4 में था ये क्वेश्चन। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगानीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंड करता है आपका सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में, तो ये एलॉय है, मिश्र धातु। अगला चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम as shown in the figure, in which case is the magnetic field at the center of the frame not zero। तो देखिए आपका हाँ, तो ये वाला जो केस है ये आपका ए नंबर पे भी जो आएगा ये सेंटर केयर आएगा, तो इससे भी जो बी होगा इसका वैल्यू भी 0 होगा। और इसमें तो दोनों साइड डिवाइड हो रहा, इन सेंटर में भी इसका भी वैल्यू बी इक्वल टू 0 होगा। तो और डी वाला ऑप्शन में इसमें भी बी इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी वाला में आपका पी का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अगला चलते हैं आपका 23 नंबर, द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V वर्सेस डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ द वायर इज इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज R। जो रेडियस उसका जब का रेडियस ऑफ वायर इज R है तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्लॉट होगा ग्राफ होगा। 24 नंबर क्वेश्चन के, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर देगा? देखो ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड, करंट वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज फायर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड विथ एन एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बिटवीन कितना होना चाहिए कि आपको उसमें जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा, तो आपका 180 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, जो आपका डाइपोल वाला केस था वही वाला सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर क्या कह रहा, व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियर बाय टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट देन। दो निष्कर्ष दिया हुआ है। एक नंबर क्या कहा, निष्कर्ष में क्या कह रहा, द स्ट्रेट वायर काउज ए नोटेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। 2 नंबर क्या कह रहा, द अलाइनमेंट ऑफ नीडल्स इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्किल विद स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये दोनों सही है, बोथ A1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर चलते हैं 27 नंबर पे,
which of the following is correct statement about magnetic force। तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, और बी नंबर है मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हम सब क्या जानते हैं, न्यूटन का तीनों लॉ इन्वर्सल लॉ है, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए है कि ये थर्ड लॉ को ओबे नहीं करता है, एक्सेप्शन केस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 20, ये आपको भी जानना है। 28 नंबर क्या है, टू अल्फा पार्टिकल हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज आज 3:2। One enter the magnetic field if they move in different circular path, then the radius of their path is। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3:2, 3/2। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा mv/v/q उस फार्मूला से। आपका आता 29 नंबर, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है, तो ये ऑप्शन नंबर हाँ, ये तो हमेशा क्लोज लूप में ही फॉर्म होता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ IL di/dt इज एनालोगियस टू, ये आपका फोर्स के बराबर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ ए डिक्रीज ऑफ current in a primary coil from 2 ampere to 0 value in 0.01 second, the EMF generated in the secondary coil is 1000 volt। The mutual induction of two coil is, जो म्यूचुअल इंडक्शन है दो coil का वो कितना होगा, 5 हेनरी। ये कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। आगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन, ए कोयल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 18 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड। एरिया ऑफ कोयल इज 2 मीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस 5 ओम। इंड्यूस्ड करंट विल बी, तो इंड्यूस्ड करंट आपका कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 72 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे चलिए 33 नंबर क्या कहता है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन XY प्लेन्स विथ इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्या है 34 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये नंबर क्या कह रहा, अनवेरिएबल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विथ ए सर्कुलर सर्किट चेंज एंड EMF इज इंड्यूस। सही बात है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। बी नंबर क्या करता है, इंड्यूस्ड EMF लास्टेड सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना देर चेंज होता है उतनी देर तक EMF बन के रहता है। सी नंबर क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय, जो डायरेक्शन वो लेंज लॉ से निकलता है। डी नंबर ऑप्शन क्या है, लेंज लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। आपका सेट मॉडल सेट 2 और 3 में था अभी। अगला नंबर क्या 35 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। द सेल्फ इंडक्शन L ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ ए फिक्स्ड, इसका कौन सा होगा, ये होगा आपका I डिक्रीज होता है और A इंक्रीज होता है। यानी कि जो आपका लेंथ होता है वो आपका डिक्रीज होगा और एरिया होगा इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।